हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा न्यू क्लासिकल एंड ऑगस्टन एज, जो 1700 से लेकर 1798 तक थी। वैसे तो मैंने इन सारी एजेस के बारे में डिटेल में आपकी ऑलरेडी वीडियो बनाई है। जो हम इस एज जो आज की वीडियो में या जो चल रही है उसमें हम पोइट्री के बारे में बात करें। पहले हमने ड्रामा के बारे में बात करी थी कि उस एज में कौन से ड्रामाटिस्ट थे और कौन से फेमस ड्रामा थे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। द स्पिरिट ऑफ न्यू क्लासिकल और ऑगस्टिन पोइट्री वॉज द इमेजिनेशन एंड इमोशन। तो इसमें इनकी थीम ही क्या थी? इमेजिनेशन और इमोशन की थीम थी। द पोइट्री ऑफ दिस एज ऑल्सो डिफरेंट इन सब्जेक्ट मैटर एंड द फॉर्म फ्रॉम द अर्लियर एज पोइट्री। ऑब्वियसली हर एक एज में अपना एक अलग थीम और अपना एक अलग टॉपिक रहता है जिसपे पोइट्री लिखी जाती है। ग्रेवयार्ड पोइट्री एंड ओट्स बिकम द पोइटिक ट्रेंड ऑफ दिस एज। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि ग्रेवयार्ड पोइट्री और ओट्स क्या होते हैं। तो इस एज में अगर हम नियो क्लासिकल की बात करें तो इस एज में ये दो टॉपिक थे जिसके ऊपर पोइट्री बहुत ज़्यादा लिखी गई थी। अब इस टाइम के जो नोटेबल पोइट्स थे, जो बहुत फेमस पोइट थे, वो थे अलेक्जेंडर पॉप, एडवर्ड गे, जेम्स थॉमसन एंड डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो अब ऑगस्टन एज के बारे में देख लेते हैं कि the term Augustan age comes from the self-conscious imitation of the original Augustan writers, Virgil, Horace and by many writers of the period. तो ऑगस्टन एज कहाँ से आती है? ऑगस्टन राइटर से ही आती है, जो ऑगस्टन के टाइम पे जो ओरिजिनल ऑगस्टन राइटर थे। The literature of this period, which conformed to Pope's synthetic principle, is distinguished by its starving for harmony and precision, its urbanity and its imitation of classical modern. तो इस टाइम की जो लिटरेचर थी वो अलग थी हारमोनी और प्रिसीजन में। The 18th century is sometimes called the Augustan age, and the contemporary admiration for the classical word extended to the poetry of the time. तो ऑगस्टन एज 18th सेंचुरी से शुरू हुई थी। नॉट ओनली डिड द पोएट एम फॉर पॉलिश स्टाइल इन emulation of the Roman ideal, they also translated and imitated Greek and Latin words, resulting in major rationalized elegant verses. तो इसमें जो पोइट्री थी वो रोमन आइडिया से ली हुई थी, बल्कि इस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे लैटिन और ग्रीक के जो काम थे उनको ट्रांसलेट और इमिटेट भी किया था। इमिटेट मतलब नकल करना। तो Pope produced versions of the two Homeric epics Iliad and Odyssey. तो जो पोप ने जो जब वहाँ के जो पादरी थे, जो उन्होंने अपने वर्जन में, होमेरिक वर्जन में उन्होंने काम को प्रोड्यूस किया था। A number of notable women poets emerged during the period of restoration, during uh, including Afra Ben, Margaret Cavendish, Mary uh, sorry चुंडेल सॉरी मैरी चैंडली, एने फिंच, एने गिलीग्रू एंड कैथरीन फिलिप्स। तो ये उस टाइम के अगर हम मेल पोइट्स की बात अगर करते हैं तो फीमेल का नाम भी काफ़ी आता है। ये उस टाइम की थी, लेकिन प्रिंट पब्लिकेशन बाय वुमेन पोइट वाज स्टिल रिलेटिवली स्कार व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ मैन। अगर हम आदमियों के में कंपेयर करें तो औरतों ने जो पोइट्री लिखी थी, जो जो उनके प्रिंटेड काम थे वो बहुत कम थे, क्योंकि तब औरतों को इतनी छूट नहीं थी कि वो फ्रीली अपना काम लिख तो सकती थी, लेकिन उसको प्रिंट करवाने की बात आती तो वो नहीं करवा पाती थी। तो अगर आपने ज़्यादा डिटेल में देखा होगा तो ज़्यादातर लेडीज़ क्या करती थी, जो फीमेल राइटर्स होती थी वो अपना पेन नेम अलग रखती थी, वो किसी मेल के ऊपर रख के अपना काम करती थी जब तक कि वो फेमस नहीं हो जाती थी। इसलिए प्रिंटेड में हमको औरतों का काम बहुत कम मिलता है। Though manuscript evidence indicate that many more women poets were practicing than was previously thought, लेकिन अगर हम उनकी लिखी हुई जो प्रिंटेड नहीं थी, अगर हम वो जो हमारे पास सर्वाइविंग भी है अगर हम उसको देखें तो बाद में पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था उनका काम। This approval of feminine forwardness, however, kept many out of print in the early part of the period, and even as the century progressed, women authors still felt the need to justify their inclusion into the public sphere by claiming economic necessity. तो उनका कहने का ये मतलब था
कि उनकी ज़्यादातर फॉरवर्डनेस को तब अप्रूवल नहीं थी, मतलब ऑब्वियस है। आज भी अगर हम बात करें तो आज भी औरतों को उतनी ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन कंपैरेटिवली में बहुत डिफरेंस आया। बात तो लिख सकती हैं, लेकिन तब के टाइम पे ऐसा नहीं था। अगर वो लिखती भी थी तो उसकी दो रीज़न थे। एक, उनको इकोनॉमिक नेसेसिटी मतलब पैसों की ज़रूरत होती थी, या वो अपने फ्रेंड्स या के प्रेशर में लिखती थी। लाइक जब हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव हमको बोलते कि नहीं यार आप अच्छा काम लिखते हो तो आपको लिखना चाहिए। वो दो रीज़न थे तब के टाइम, जिस टाइम पे औरतें लिखती थी। वुमेन राइटर वेयर इंक्रीजिंगली एक्टिव इन ऑल जॉनर थ्रू आउट द 18th सेंचुरी। सिर्फ ऐसा पोइट्री में नहीं था, हर जॉनर में औरतों ने बहुत सारा अच्छा काम लिखा हुआ है, वो ड्रामा हो, पोइट्री हो, ओड्स हो, कुछ भी चीज़ हो। एंड बाय द 1719 वुमेन्स पोइट्री वॉज फ्लोरिशिंग। और ये वाले टाइम तक आते आते काफ़ी उसमें ग्रोथ देखी गई। तो इस टाइम के नोटेबल पोएट्स जो लेडीज़ पोइट है वो ये सबके उनके नाम दिए हुए हैं। द लेट 18th सेंचुरी पोइट की अगर हम बात करें, देखते हैं टुवर्ड द एंड ऑफ 18th सेंचुरी पोइट्री बिगेन टू मूव अवे फ्रॉम द स्ट्रिक्ट ऑगस्टन आइडियल्स एंड a new emphasis on the sentiment and feeling of the poet was established। तो जो रिजिड पोइट्री वो लोग लिखते थे उससे हट कर उन्होंने किस पे ज़्यादा जोर दिया, सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर पोइट्री लिखनी शुरू करी। This trend can perhaps be most clearly seen in the handling of nature, with a move away from poems about formal gardens and landscape by the urban poet and towards poem about nature as lived in। तो क्या क्या थीम थी, यही थीम होती थी। नेचर के ऊपर पोइट्री लिखी जाती थी, गार्डन पर, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसपे आप सेंटिमेंट अपना लव दिखा सके। द लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ दिस न्यू ट्रेंड इंक्लूड थॉमस ग्रे, जॉर्ज क्रैब, क्रिस्टोफर स्मार्ट एंड रॉबर्ट बर्न एज वेल एज द आयरिश पोइट ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो ये फेमस थे एक्सपोनेंट, मतलब जो कोई नई चीज़ लेकर आता है, तो ये लोग थे जिन्होंने ये ट्रेंड को सेट किया था। दीज पोइट कैन बी सीन एज पेविंग द वे ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। तो इनको कह सकते हैं कि इन्होंने एक तरह का रोमांटिक मूवमेंट को शुरू किया था। अब इस एज की जब डिटेल में हमने देख ही लिया, तो अब देखते हैं पोइट्री कैसी थी। द पोइट्री ऑफ द 18th सेंचुरी डिफर एंटायरली फ्रॉम दैट ऑफ पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। ऑब्वियस रीज़न ही है, इट डिफर अलाइक इन सब्जेक्ट मैटर, इन स्पिरिट एंड इन फॉर्म। मैथ्यू आर्नल्ड कॉल पोप एंड ड्राइडन क्लासिक नॉट फॉर पोइट्री बट ऑफ प्रोज। तो मैथ्यू आर्नल्ड के हिसाब से जो पोप और ड्राइडन ने जो पोइट्रियाँ जो करवाई थी वो उनको ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, मतलब उनका काम प्रोज में ज़्यादा अच्छा लिखा गया था, पोइट्री में नहीं। He said that they are great in the reason of half poetry. There was a rhetoric style of poetry which was very much different from the poetry of Shakespeare and Wordsworth. इन दोनों की स्टाइल से अलग पोइट्री लिखी गई थी। ऑब्वियस है, शेक्सपियर तो एलिजाबेथन एज के फेमस पोइट हैं थे। Their poetry was deeper and had a more imaginative perception of life and nature expressed in the language and rhythm of restrained emotion. On the other hand, rhetoric expresses feeling which is not deep and not quite sincere and try to strike and influence the reader instead of being satisfied with the expression itself, and for that purpose relies mainly on trick of language such as anathetics, epigram, etc. 18th सेंचुरी पोइट्री डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी पोइट्री इन सब्जेक्ट मैटर इन स्पिरिट एंड इन फॉर्म, मैंने पहले ही बता दिया था। द स्पिरिट ऑफ ऑर्डिनरी पोइट्री इज वन ऑफ द इमेजिनेशन एंड फीलिंग दैट टू से इमेजिनेटिव एंड इमोशन। That of 18th century poetry is one of the common sense and reason that to stay intellectual and rational। तो पोइट्री वही सेम चीज़, इमोशनल और इमेजिनेटिव थीम पर लिखी जाती थी। लेकिन इन थीम्स के लिखने के बाद भी इसमें चार ऐसी चीज़ें थी जो सब्जेक्ट मैटर से थोड़ी सी अलग थी, दैट इज़ लिमिटेड थी। ये पहला है द एक्सकल्शन ऑफ द सुपर नेचुरल फॉर्म ऑफ पोइट्री, मतलब सुपर नेचुरल फॉर्म ऑफ पोइट्री नहीं लिखते थे वो लोग। रूरल लाइफ एंड रिस्ट्रिक्शन टू द लाइफ ऑफ टाउन एंड ऑफ गुड सोसाइटी, दैट इज़ हाई क्लास की सोसाइटी या शहरों के बारे में नहीं लिखते थे। एक्सटर्नल नेचर नहीं लिखते थे, ह्यूमन इमोशन नहीं लिखते थे। तो वो क्या लिखते थे वो देखेंगे। तो लास्टली द पोइट्री ऑफ द 18th सेंचुरी डिफर वाइडली इन फॉर्म, दैट इज इन लैंग्वेज एंड मीटर फ्रॉम दैट ऑफ प्रीसीडिंग एंड सब्सिक्वेंटली पोइट्री। तो पहले की पोइट्री में जो लैंग्वेज और मीटर यूज़ करते थे, ऑब्वियस है उससे भी पोइट्री अलग थी। दिस डिफरेंस प्रोसीडेड फ्रॉम अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द पोइटिक लैंग्वेज इन 17th सेंचुरी। तो अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो दो पोइट्री जो थी फेमस, अब उनके बारे में रीड करेंगे। पहला है ग्रेवयार्ड पोइट्री। वो होती क्या है? Graveyard school of poet refer to a group of 18th century poet who work dealt with the theme of death, sorrow and mortality। तो obvious है
ग्रेवयार्ड से ही मतलब आता, ग्रेवयार्ड मतलब शमशान घाट। तो ऑब्वियस है उन वो वाली पोइट्री लिखने का मतलब आप सैड थीम्स के ऊपर पोइट्री लिखते हैं, डेथ के ऊपर, सॉरो के ऊपर, दुख जताने के ऊपर। Often set in graveyard, school must on a iteration of life, the solitude of death and the grave and the anguish of bereavement। तो इनके ऊपर लिखा जाता था, मतलब लाइफ को छोड़कर, लाइफ के बारे में नहीं इतना डिटेल में लिखते थे जितना वो लोग डेथ के ऊपर लिखते थे। मच ऑफ द पोइट्री of graveyard school can be seen as response to development from the disease of the 17th century melancholy। तो melancholy मतलब उदासी होता है। अगर हम डिजीज़ की बात करें तो डिजीज़ नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ मेंटल कंडीशन होती है जिसमें दुख या डिप्रेशन होता है। तो वो जो पोइट्री कहाँ से अराइज हुई, क्योंकि उस टाइम लोगों में डिप्रेशन ज़्यादा था, दुख ज़्यादा होता था। तो ग्रेवयार्ड स्कूल not only incorporate melancholy but expand the range of emotional response to death to include grief, tenderness, tearfulness, nostalgia and other state of mind। तो सिर्फ दुख के ऊपर नहीं लिखते थे, दुख के अलावा उन्होंने इन इमोशन को और एक्सपैंड किया। मतलब अगर हम दुख की बात करें तो हमको लगता है कि हाँ यार सैड वर्ड इज़ कंफर्टेबल फॉर किसी का दुख जताने के लिए, लेकिन उन्होंने उसमें और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करी, सिर्फ दुख दुख से नहीं दिखाया, बहुत सारी चीज़ों से दिखाया, जैसे टीयरफुलनेस, नोस्टाल्जिया, या आप अदर स्टेट ऑफ माइंड कि आप अगर बैठे भी हैं, नहीं रो रहे, दुख नहीं, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, कोई टेंशन चल रही है, तो ये सारी ग्रेवयार्ड पोइट्री में होती थी। तो एरिक पेरिस्टो defined the term graveyard poetry as a relatively modern term used by critics to denote poetry that meditate on the transience of life, the immense of death, and the consolation according to the Christian's afterlife। तो ये चीज़ों पर लिखी जाती थी, मतलब आपका फैक्ट ऑफ लास्टिंग या ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये होता है वो लाइफ के बारे में। तो इसके बाद उन्होंने चार पोइट के नाम और पोएम्स के नाम दिए जो इस जॉनर को, अगर हम ग्रेवयार्ड पोइट्री की बात करें तो ये चार पोएम्स हैं जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो द ग्रेवयार्ड स्कूल विथ इट्स डिपिक्शन ऑफ ग्रेव, चर्चयार्ड, नाइट्स, डेथ एंड गोस्ट हैज बीन सीन एज लेइंग द ग्राउंड ऑफ गॉथिक लिटरेचर। तो ये गॉथिक लिटरेचर के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने जैसे काम था। गॉथिक लिटरेचर मतलब जिसमें भूत प्रेतों की या सुपर नेचुरल चीज़ों की हम स्टोरी लिखते हैं, उसको गॉथिक लिटरेचर बोलते हैं। तो अगर आपने देखा तो इसमें मतलब रात हो गया, भूत हो गया, चर्च हो गया, डेथ हो गया, ये सारी मेन थीम होती थी। सेकेंड था हमारा इसमें द ओड, कि ओड क्या होती हैं। देर आर टू इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ओड, पहला है पिंडारिक ओड एंड दूसरा है होरेशियन ओड। तो पिंडारिक ओड के बारे में देख लेते हैं। द पिंडारिक was a term for a class of loose and irregular odes greatly in fashion in England during the close of 17th and beginning of 18th century। तो उस टाइम पे ये वाली ओड फेमस थी। अब ये ओड है क्या वो देख लेते हैं। दिस ओड वॉज नेम आफ्टर एन एशियन ग्रीक पोइट पिंडार। तो पिंडार के नाम से पिंडारिक ओड का नाम आया है, इंपॉर्टेंट है। हु बिगेन राइटिंग कोरल पोएम्स दैट वे मेंट टू बी संग एट पब्लिक इवेंट्स। जो ग्रुप लोगों के जो गाने वाला ग्रुप होता था, ये खासकर उनके लिए लिखते थे जो पब्लिक इवेंट्स में गाने गाते थे। इट कंटेन 3 triad strophes, anti-strophes and final stanza as epode and irregular rhyme pattern and length of lines। तो ये एक्चुअली सारी चीज़ें होती क्या है, जो पहले स्ट्रोफी है, स्ट्रोफी का मतलब होता है फर्स्ट डिवीजन, वैसे एंटी स्ट्रोफी का मतलब सेकंड डिवीजन, एपॉड का मतलब थर्ड डिवीजन, और एपॉड मतलब दूसरा मतलब है लेट इज रिटर्न इन कपलेट, लास्ट में 2 लाइनें ऐसी लिखी होती थी एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये उसका लिखने का तरीका होता है सिर्फ। ट्रायड मतलब भी 3 चीज़ें होती हैं, लाइक आप किसी ग्रुप की बात करें तो रिलेटेड टू कोई भी पीपल या थिंग, किन्हीं 3 चीज़ों की बात करना। तो ये उनका पोइट्री का ऐसा स्टाइल होता था कि पहले 3 लाइनें अलग लिखनी है, फिर एक स्ट्रोफी लिखना है जिसमें एक पैराग्राफ होगा, फिर एंटी स्ट्रोफी में सेकंड पैराग्राफ होगा, फिर फाइनल स्टेंजा होगा, उसमें एलॉप होगा। एलॉप मतलब मैंने आपको बताई दी, जिसमें 2 लाइनें लिखी जाती हैं। उसके बाद है होराशियन ओड। Horatian ode is a short lyric poetry written in stanza of 2 or 4 lines in a manner of the 1st century BC Latin poet Horace। तो होरस ने जो फर्स्ट सेंचुरी में जैसे पोएम लिखी थी, ज़्यादा बहुत छोटी पोएम होती थी
इसमें 2 या 4 लाइनें होती थी। In contrast to the lofty heroic odes of the Greek poet Pindar, most of Horace's odes are imitation and reflectively they are often addressed to a friend and deal with friendship, love and the practice of poetry. तो जो पिंडार जैसी पोइट्री लिखते थे ये उसके अपोजिट लिखी जाती थी, उससे अलग होती थी। वो लिखते थे हीरोइक, मतलब हीरो को एक्सप्लेन करने वाली पोइट्री लिखते थे, ओड्स जो लिखते थे पिंडार। लेकिन जो हॉरस जो पोइट्री लिखते थे वो होती थी फ्रेंडशिप के ऊपर, लव के ऊपर, या किसी को डिनोट करने वाली पोइट्री होती थी। In early 18th century, Jonathan Swift and Samuel Johnson revived the Horatian spirit. तो ये दो राइटर थे, पोएट थे, जिन्होंने इस चीज़ को वापस लिया, वापस उनको बनाया। तो लास्ट वीडियो में हम हमेशा देखते हैं इस एज के, किसी भी एज का इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट या इम्पोर्टेंट पोएट। तो ये थे इसके ऑलमोस्ट 11 पोएट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लेना। अलेक्जेंडर पोर्ट, एडवर्ड यंग, जॉन गे, जेम्स थॉमसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, थॉमसन ग्रे, विलियम कॉलिन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम कॉपर, रॉबर्ट बर्न एक्सेट्रा, सारे कुछ। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।